मेरे दामाद ने एक ऐसा गिलास उठाया जिसकी कीमत मेरी पहली कार से भी ज्यादा थी। उसने मेरे ऊपर से डिनर टेबल पर नजर डालते हुए मुझे एक हारने वाला कहा। सब लोग हंस पड़े। उन्हें लगा कि वे एक रिटायर स्कूल प्रिंसिपल पर हंस रहे हैं। उन्हें नहीं पता था कि वे उस आदमी पर हंस रहे हैं जिसके पास उनके पूरे वित्तीय साम्राज्य की चाबी है। मेरी चुप्पी ने केवल डिनर खत्म नहीं किया, बल्कि उसके करियर को भी समाप्त कर दिया। मैं आपको यह बताने से पहले कि एक वाक्य कैसे एक आदमी का जीवन बिखेर सकता है, कृपया नीचे कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं। अगर आप मानते हैं कि असली ताकत अक्सर सबसे चुप रहती है, ठीक उसी समय जब सब कुछ बदल जाता है, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। रेस्तरां का नाम स्वाद था, जो नाम उतना ही दिखावटी महसूस होता था जितना कि वहां का वातावरण। क्रिस्टल के गिलासों की खनक जैसे एक नर्वस दिल की धड़कन थी, जो हर टेबल पर हो रही महत्वपूर्ण बातचीत के लिए बहुत नाजुक थी। मैं एक कुर्सी पर बैठा था, जिसकी कीमत शायद मेरी सोफे से ज्यादा थी, एक भूत की तरह, एक ऐसे भोज में जो मेरे सम्मान में आयोजित था, लेकिन मेरे लाभ के लिए नहीं। मेरा दामाद आर्यन टेबल के सिर पर बैठा था। उसने एक ऐसा कुर्ता पहना था जो कम रोशनी में चमक रहा था। हर हरकत शक्ति और सफलता का एक सावधानीपूर्वक अभ्यास किया गया इशारा था। मैंने अपनी सबसे अच्छी कुर्ता पहनी थी, एक साधारण गहरे नीले ऊनी, जो मैंने अपनी पत्नी की अंतिम यात्रा के लिए 10 साल पहले खरीदी थी। यह एक अच्छी कुर्ता थी जिसे शांति और गरिमा का संदेश देने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस कमरे में चमकदार घड़ियों और डिजाइनर ब्रांडों के बीच यह एक पुरानी यादगार की तरह महसूस हो रही थी। एक वेटर जो एक साए की तरह चुप था, मेरे सामने एक थाली रखता है। उसमें एक अकेला पनीर टिक्का था, जो एक रहस्यमय झाग और छोटे फूलों के टुकड़ों से घिरा हुआ था। मैंने उस डिश को देखा और अपनी दिवंगत पत्नी कुमुद के बारे में सोचा। वह इस पर हंसती, नकारात्मक हंसी नहीं, बल्कि इस सब की बेतुकी पर एक सच्ची, दिल से हंसी। इस कीमत में, दविंदर, वह फुसफुसाती, तू पूरा घर खरीद सकता था। कुमुद ही वह थी जिसने दृष्टि रखी थी, जिसने अपनी दादी की चटनी की रेसिपी को एक व्यवसाय में बदला, जिसे हमने अपने गैरेज से बनाया। हम एक साथ काम करते, टमाटर और तुलसी की खुशबू में लिपटे रहते। हमारी हाथों पर दाग होते, थके हुए लेकिन खुश। ये झाग और फुसफुसाहटों की दुनिया हमारी नहीं थी, यह आर्यन की दुनिया थी। और जब मैंने देखा कि वेटर ने चुपचाप बिल रखा, जो काफी लंबा और महंगा था, आर्यन के कंधे के पास, मुझे एक जानी पहचानी चुप्पी का आभास हुआ। यह आर्यन की दुनिया थी, लेकिन यह मेरा पैसा था जो किराया चुका रहा था। बिल का निपटान मेरी बेटी जेसिका के लिए दिए गए अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड से किया जाएगा, जो सीधे हरिसन फैमिली ट्रस्ट से जुड़ा था, एक ट्रस्ट जो कुमुद की विरासत पर आधारित था। आर्यन ने आखिरकार सही समय समझा। उसने अपनी चम्मच से गिलास को टक्कर दी, एक तेज कर्कश ध्वनि जो रेस्तरां की गूंज को काटती थी। हर आंखें उसकी ओर मुड़ गईं। वह एक विजेता की तरह मुस्कुराया, अपने साम्राज्य का निरीक्षण करते हुए। उसके संभावित निवेशक, दो पुरुष जिनकी आंखों में ठंडक थी और महंगे हेयर कट थे, उसे उम्मीद से देख रहे थे। मेरी बेटी जेसिका उसके पास बैठी थी। उसकी मुस्कान सुंदर लेकिन नाजुक थी। वह एक गुड़िया की तरह लग रही थी, जिसे एक गुड़िया के घर में सही तरीके से रखा गया था, और मैं सोच रहा था कि कब उसने असली होना भूल गया। दोस्तों, सहयोगियों, आर्यन ने कहा, उसकी आवाज चिकनी और अभ्यास की हुई थी। मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आज रात यहां भविष्य का जश्न मनाने के लिए आए हैं, एक भविष्य नवाचार, विकास और असाधारण सफलता का। उसने अपनी टेक कंपनी शान फाइनेंशियल के बारे में बात की, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जैसे कि संयोग, विघटन और पैराजाइम बदलाव। यह एक ऐसी भाषा थी जो प्रभाव डालने के लिए डिजाइन की गई थी, ताकि यह छिपा सके कि सतह के नीचे केवल कर्ज और निराशा थी। मुझे पता था कि मैंने अपने वित्तीय सलाहकार से रिपोर्ट देखी थी, लेकिन मैं चुप रहा। जेसिका के लिए, मैं हमेशा जेसिका के लिए ऐसा करता था। उसने अपना गिलास ऊपर उठाया, लेकिन सफलता बिना परिवार के कुछ भी नहीं है। ये वह आधार है
जिस पर हम सब कुछ बनाते हैं। उसने जेसिका की ओर इशारा किया, जो एक पल में ही लाल हो गई। फिर उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसके चेहरे की गर्मी गायब हो गई, एक चिकनी, तिरस्कार भरी मुस्कान से बदल गई। यह एक नजर थी जो मैंने पहले भी देखी थी, आमतौर पर जब उसे लगता था कि मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं। यह एक शिकार की नजर थी जो थक गई थी यह दिखाने में कि उसका शिकार समान है। और निश्चित रूप से, उसने जारी रखा, उसकी आवाज में झूठी सच्चाई थी। हमें मेरे ससुर दविंदर का धन्यवाद करना चाहिए। वह आदमी जो शिक्षा के लंबे और प्रतिष्ठित करियर से रिटायर हो चुका है। उसने शिक्षा शब्द को ऐसे कहा जैसे वह एक संक्रामक बीमारी हो। दो निवेशकों ने हल्का सा हंस दिया। दविंदर यहां यह दिखाने के लिए हैं कि आपको विजेता होने के लिए विजेताओं की टेबल पर बैठने की जरूरत नहीं है। वातावरण भारी हो गया। मुझे लगा कि यह अपमान एक शारीरिक चोट के रूप में उतरा। मैंने जेसिका को देखा, अपनी आंखों से उससे कुछ कहने की गुहार लगाई कि वह कुछ कहे। उसने नहीं कहा। वह अपने थाली के जटिल पैटर्न में देख रही थी, जैसे कि उसमें ब्रह्मांड के रहस्य छिपे हुए थे। उसकी चुप्पी उसकी सहमति थी। उसकी चुप्पी उसका विश्वासघात था। आर्यन उसकी निष्क्रियता से प्रोत्साहित होकर आगे झुका और उसने वार किया। उसने एक चौड़ी शिकारी मुस्कान के साथ पूछा, जो वर्षों से उसके दिल में मंडरा रही थी। बताओ दविंदर, उसने कहा। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सभी ने सुना। रेस्तरां स्वाद के पास की टेबलों पर कुछ लोग सुन रहे थे। हारने वाला होना कैसा लगता है? एक पल के लिए वहां स्टन्ड चुप्पी छा गई। फिर एक निवेशक ने हंसते हुए कहा, और इसने एक बाढ़ को तोड़ दिया। एक असहज चापलूसी हंसी की लहर टेबल पर फैल गई। वे मुझ पर हंस रहे थे, उस बूढ़े आदमी पर जो पुरानी पोशाक पहने हुए था, एक अवशेष, एक हारने वाला। वे हंसते रहे और उनके हर ठहाके के साथ कुछ अंदर ही अंदर कठोर होने लगा। वह हिस्सा जो लंबे समय से चुपचाप सहन कर रहा था, उपहास भरे टिप्पणी, स्पष्ट अवमानना, सब एक नाजुक शांति के लिए। लेकिन अब यह सब स्टील में बदल चुका था। मेरी बेटी के प्रति मेरा प्यार एक विशाल महासागर था, लेकिन उस क्षण में मुझे एहसास हुआ कि मैंने उसके पति को उसके बीच एक विषैला तेल का मंच बनाने दिया है। मैं गुस्सा नहीं हुआ। मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई। एक स्कूल प्रिंसिपल के रूप में मैंने सीखा है कि कमरे में सबसे ऊंची आवाज अक्सर सबसे कमजोर होती है। मैंने बस इंतजार किया। मैंने उनकी हंसी को बढ़ने दिया और फिर उसे मरने दिया, उसके पीछे एक अजीब सी खामोशी छोड़ते हुए। मैंने एक एक करके उनके हंसते चेहरों पर नजर डाली जब तक उनके मुस्कान ने डगमगाना शुरू नहीं किया और उन्होंने नजरें नहीं चुराईं। अंततः मेरी नजर आर्यन पर ठहर गई। वह अभी भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक गायब हो गई थी। उसने मुझसे उम्मीद की थी कि मैं सिकुड़ जाऊंगा, शर्मिंदा हो जाऊंगा, महंगे वॉलपेपर में गुम हो जाऊंगा। उसने मुझसे वापस देखने की उम्मीद नहीं की थी। मैंने उसे एक छोटी सी शांत मुस्कान दी। यह मुस्कान कुमुद पहचान थी। यह वह मुस्कान थी जो मैंने तब बनाई थी जब मैंने एक ऐसा निर्णय लिया था जिससे पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था, और एक ऐसी आवाज में जो पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से संतुलित और पूरी तरह से स्पष्ट थी। मैंने अपना सवाल पूछा। आर्यन, मैंने कहा, उसके नाम को कुछ क्षण हवा में लटकने दिया। यह जानकर कैसा लगता है कि यह हारने वाला अब तुम्हारे बिल नहीं चुका रहा? इसका असर तुरंत हुआ। ऐसा लगा जैसे मैंने एक प्लग खींच लिया हो और कमरे से सारी आवाज और हवा निकाल ली हो। आर्यन की आत्मसंतोषी मुस्कान केवल गायब नहीं हुई, वह ढह गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, एक पस्त, बीमार सफेद छोड़ते हुए। उसके बगल में बैठा निवेशक, जो सबसे जोर से हंस रहा था, अपनी शराब के गिलास को होंठों तक लाते हुए जम गया। मैंने एक कांटा चीनी की प्लेट पर गिरते हुए सुना, और फिर मैंने अपनी बेटी को देखा। जेसिका का सिर तेजी से ऊपर आया, उसकी आंखें एक शुद्ध आतंक से चौड़ी हो गईं, जो लगभग सांस रोक देने वाली थी। वह खूबसूरत गुड़िया अब भयानक रूप से वास्तविक थी। उसके बाद की खामोशी किसी भी हंसी से अधिक तेज थी। यह एक दुनिया के समाप्त होने की आवाज थी, उसकी दुनिया। और उस खामोशी में मैंने वर्षों में पहली बार शांति का एक झलक महसूस किया।
टैक्सी शहर में एक जहाज की तरह चल रही थी जो रोशनी की एक नदी में नेविगेट कर रही थी। मैनहट्टन की चमकदार नियन और चमचमाते स्टोर फ्रंट खिड़की से धुंधले होते चले गए, हर एक एक ठंडी खामोशी से दूर था। रेस्तरां से मिली उत्तेजना कम हो गई थी, जिससे मेरे सीने में एक खोखला दर्द रह गया। यह आर्यन की बेइज्जती नहीं थी जो मेरे मन में गूंज रही थी। ऐसे आदमी के शब्द वजनहीन होते हैं, जैसे राख। नहीं, जब मैंने अपनी आंखें बंद की, मैंने अपनी बेटी का चेहरा देखा। जेसिका, जिस तरह से उसने अपने थाली में देखा, उसके हाथ में हल्की ट्रेमर जब उसने पानी का गिलास उठाया। उसने अपनी चुप्पी में एक निर्णय लिया था, एक ऐसा निर्णय जो इतना स्पष्ट और दर्दनाक था कि वह एक शारीरिक घाव की तरह महसूस होता था। मैंने अपनी पत्नी को बीमारी से खो दिया, एक ऐसी लड़ाई जो हमने अंत तक एक साथ लड़ी। लेकिन मैं अपनी बेटी को किसी और अधिक क्रूप चीज से खो रहा था, आत्मा की एक बीमारी जो पैसे को प्यार पर और दिखावे को सत्य पर प्राथमिकता देती थी। मेरी जेब में फोन ने मेरे पैर के खिलाफ जोरदार, गुस्से भरी कंपन की। मुझे स्क्रीन पर देखने की जरूरत नहीं थी। मुझे पता था कि यह कौन था। मेरे एक हिस्से ने, एक मूर्ख पिता के हिस्से ने, माफी की उम्मीद की, आंसुओं की। उस बेटी के लिए मैंने उस छोटी लड़की को याद किया जो मेरे पास घुटने में खरोंच लेकर दौड़ती थी और सांत्वना मांगती थी। मैंने फोन निकाला। स्क्रीन पर जेसिका का नाम चमक रहा था। मैंने धीरे से सांस ली, उसे रोके रखा और फिर उत्तर दिया। ठंडे गिलास को अपने कान के खिलाफ रखा। मुझे तो नमस्ते कहने का भी मौका नहीं मिला। उसकी आवाज एक तीव्र, घबराई हुई बाढ़ थी, गुस्से और डर की बाढ़। तुमने क्या किया? उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में कंपन था। तुम्हारे साथ क्या गलत है? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं चुप रहा, दूसरी तरफ उसकी हड़बड़ाती सांसों को सुनते हुए। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर में मुझ पर नजर डाली। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। फिर उसने सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। वे महत्वपूर्ण लोग थे पिताजी, आर्यन के निवेशक। वह इस डील पर 6 महीने से काम कर रहा था। उसकी आवाज हर शब्द के साथ ऊंची होती गई। और तुम बस आकर एक बेवकूफ, स्वार्थी वाक्य से सब कुछ बर्बाद कर देते हो। क्या तुम्हें पता है कि वह डील उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण थी? और वहां वह एक शब्द था, डील। यह सम्मान के बारे में नहीं था। यह अपने पिता की सार्वजनिक अपमान के बारे में नहीं था। यह परिवार या प्यार या गरिमा के बारे में नहीं था। यह एक डील के बारे में था। उस एक शब्द के ठंडे, स्पष्ट प्रकाश में दविंदर की आंखें अचानक तेज हो गईं। सब कुछ साफ नजर आने लगा। आर्यन सिर्फ एक घमंडी मूर्ख नहीं था, वह एक चालाक इंसान था। उसने उस पूरे रात्रि भोज का आयोजन किसी उत्सव के लिए नहीं किया, बल्कि अपने निवेशकों के सामने प्रदर्शन करने के लिए किया था। और मैं केवल एक सजावट का हिस्सा था। मैं वह सास था जो स्थिरता और पुरानी धन की निशानी के रूप में वहां बैठा था, एक ऐसा जीवित, सांस लेता वित्तीय विवरण जिस पर वह उंगली रख सकता था। मेरा काम बस वहां बैठकर मुस्कुराना और उस धन का प्रतिनिधित्व करना था जिसका उपयोग वह उनके विश्वास को सुरक्षित करने के लिए कर रहा था। मेरा प्रतिवाद केवल एक शर्मिंदगी नहीं थी, यह उसकी योजना की एक भयानक खराबी थी। मेरे दिल में खालीपन की जगह एक ठंडी स्पष्टता आ गई। दुहक अभी भी वहां था, लेकिन अब यह बर्फ में कैद था। वह मेरे लिए नाराज नहीं थी, वह अपने लिए डरी हुई थी, उस जीवन शैली के लिए जो अब एक धागे पर लटकी हुई थी। वही धागा जिसे मैं थामे हुए था। मैंने उसके घबराए हुए आरोपों को चुप्पी में खोते हुए सुना। मैंने अपनी आवाज नहीं उठाई, मैंने बहस नहीं की। मैंने उसके शब्दों के वजन को हमारे बीच की खामोशी में समेटने दिया। फिर एक फुसफुसाहट से भी धीमी, लेकिन एक पत्थर के समान भारी आवाज में मैंने केवल इतना कहा, तुमने अपनी तरफ चुन लिया है जेसिका। मैंने उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। मुझे बहानों या तर्कों को सुनना नहीं था। मैंने स्क्रीन पर लाल आइकन दबाया, कॉल खत्म कर दी और फोन को अपनी जेब में रख लिया। अब टैक्सी में जो खामोशी थी वह अलग थी। यह अब दुख या सदमे की खामोशी नहीं थी, यह उद्देश्य की खामोशी थी।
यह एक ऐसे आदमी की खामोशी थी जिसने अंततः एक भयानक सच्चाई को स्वीकार कर लिया था और जानता था कि उसे अगला कदम क्या उठाना है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, गुजरती हुई रोशनी पर नहीं, बल्कि आगे की लंबी साफ सड़क पर। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, यह तो बस शुरू हुई थी। मैंने शायद 2 घंटे सोया, लेकिन यह विश्राम लाने वाली नींद नहीं थी। यह एक हल्की ग्रे अवस्था थी जो मेरी बेटी के चेहरे की छवि से भरी हुई थी। जब मैं जागा तो सूरज बस मेरे बेडरूम के फर्श पर लंबे साए डालने लगा था। पिछले रात की गुस्सा अब चला गया था, सदमा कम हो गया था। उनकी जगह एक ठंडा और कठोर स्पष्टता थी, जैसे मेरे पेट में एक हीरा बन गया हो। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैंने वकील को नहीं बुलाया। कानूनी धमकियों का समय बाद में आएगा। पहले मुझे युद्ध क्षेत्र को समझना था। मुझे तथ्यों की जरूरत थी। मैंने कुमुद को कॉल किया। कुमुद कॉनली मेरे वित्तीय सलाहकार रही थीं पिछले 15 सालों से। वह अपने 50 के दशक में एक महिला थीं जिनकी आंखें तेज और बुद्धिमान थीं और जो शांत, व्यावसायिक स्वभाव की थीं, जो हमेशा मुझे आश्वस्त करती थीं। उन्होंने मुझे और कुमुद को कुमुद के किचन के लिए प्रारंभिक व्यवसाय योजना बनाने में मदद की थी। वह वहां थीं, चिकित्सा बिलों के आतंक के दौरान एक स्थिर और सहानुभूतिपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में, और उन्होंने कंपनी की बिक्री को संरचित करने में मदद की और मुझे ट्रस्ट बनाने में सहयोग किया। उनका कार्यालय रेस्तरां की तरह चमकदार नहीं था। यह शांत कौशल का स्थान था जिसमें गहरे लकड़ी के फर्नीचर, वित्तीय पत्रिकाओं की शेल्फ और पुरानी कागज और कॉफी की हल्की सुखद गंध थी। यहां सुरक्षित महसूस हो रहा था। यह वास्तविक लग रहा था। उन्होंने मुझे अपने व्यक्तिगत कार्यालय के दरवाजे पर देखा। उनके चेहरे पर पेशेवर चिंता थी। दविंदर, उन्होंने कहा। उनकी आवाज नरम थी। मैंने तुम्हारा संदेश सुना। आओ, बैठो। क्या मैं तुम्हें कॉफी दिला सकती हूं? उन्होंने मेरी आंखों में उत्तर देखा इससे पहले कि मैं बोल सकूं। मैं औपचारिकताओं के लिए वहां नहीं था। मैंने उनकी बड़ी महोगनी की मेज के सामने एक चमड़े की आर्म चेयर में बैठकर कुछ समय बस उन्हें देखा। वह अतीत के साथ एक कड़ी थीं, एक ऐसे जीवन की जो समझ में आता था। कुमुद, मैंने अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए कहा, मुझे आज सुबह तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुरंत 2 चीजें करो। उन्होंने आगे झुककर अपनी हाथों को मेज पर रखकर मुझे अपना पूरा ध्यान दिया। पहले, मैं चाहता हूं कि तुम मुख्य ट्रस्ट खाते से जुड़े अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड को फ्रीज करो जो जेसिका के नाम पर है। इस पल से इसे किसी भी लेन देन के लिए अस्वीकृत किया जाए। कुमुद की भौहें थोड़ी चढ़ गईं। यह उनकी आश्चर्य का एकमात्र संकेत था। वह जानती थीं कि जेसिका सालों से उस कार्ड का इस्तेमाल कर रही थी। यह उसके ग्रॉसरी से लेकर आर्यन के साथ उसकी भव्य छुट्टियों तक के लिए सब कुछ भुगतान करता था। इसे काटना जैसे एक महल में पानी की सप्लाई बंद करना था। वह नहीं पूछी क्यों, बस एक कानूनी पैड पर नोट्स बना ली। समझ लिया, उन्होंने कहा। दूसरा, मैंने जारी रखा, मुझे हैरिसन फैमिली ट्रस्ट का एक पूरा फॉरेंसिक ऑडिट चाहिए। मैं पिछले 5 सालों में खर्च किए गए हर डॉलर की विस्तृत रिपोर्ट चाहता हूं। हर निकासी, हर ट्रांसफर, हर स्टेटमेंट। मैं देखना चाहता हूं कि यह सब कहां गया। इस बार उन्हें पूछना पड़ा, दविंदर, यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें मेरे टीम को कुछ समय लगेगा। क्या मैं पूछ सकती हूं कि यह किस बारे में है? क्या सब कुछ ठीक है? मैंने कुर्सी में पीछे झुकते हुए चमड़े की आवाज के साथ कहा, नहीं कुमुद, कुछ भी ठीक नहीं है। मैंने अपने विचारों को एकत्र करने के लिए एक पल लिया। न तो भावनाएं, बल्कि तथ्य। तुम वहां थीं जब मैंने यह सब सेट किया। तुम याद करती हो क्यों? उनके चेहरे पर हल्की नरमी आई। उन्हें याद था, यह ट्रस्ट पैसों के बारे में कभी नहीं था। मैंने कहा, मेरी आवाज धीमी लेकिन दृढ़ थी। $50 मिलियन सिर्फ एक नंबर था कागज पर। ट्रस्ट जेसिका की सुरक्षा के बारे में था। यह उसके जीवन के काम की रक्षा करने के बारे में था। मैं लगभग उस पुराने गैरेज कार्यशाला से मसालों की खुशबू महसूस कर सकता था, जेसिका के गाल पर फूल देख सकता था, उसकी हंसी सुन सकता था जब हम रात भर उसके दादी के टमाटर सॉस के नुस्खे को परिपूर्ण कर रहे थे। जेसिका का रसोई घर।
यह सिर्फ एक ब्रांड नहीं था, यह हमारी जिंदगी थी, यह उसका सपना था। हमने इसे कुछ से बनाया था। मैंने उसके ऑफिस की खिड़की से नीचे हलचल भरी दिल्ली की सड़क को देखा। जब वह बीमार हुई तो उस पैसे ने मुझे उसके साथ एक और दिन नहीं दिलाया। उसके जाने के बाद कंपनी सुनसान लगने लगी, बस एक इमारत जो भूतों से भरी थी। इसलिए मैंने इसे बेच दिया, और वकील, तुम और मैं, हमने ट्रस्ट को बहुत विशिष्ट रूप से संरचना की। क्या तुम्हें शर्तें याद हैं? कुमुद ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे बिल्कुल याद है। तुम अपनी जिंदगी के शेष समय के लिए एकमात्र ट्रस्टी हो। तुम्हारे पास सभी संपत्तियों के वितरण पर पूर्ण और निरपेक्ष विवेकाधिकार है। जेसिका तुम्हारी मृत्यु पर नामित लाभार्थी है, लेकिन तब तक उसके पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है। बिल्कुल, मैंने कहा, अपनी नजरें वापस उसकी ओर मोड़ते हुए। मैं दविंदर ट्रस्टी हूं, संरक्षक हूं। मैंने इसे इस तरह से स्थापित किया ताकि हमारी बेटी की रक्षा कर सकूं, खुद से या किसी और से जो उसे फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने इसे जेसिका की विरासत की रक्षा करने के लिए किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि जो हमने बनाया है उसका उपयोग अच्छे के लिए हो, सुरक्षा प्रदान करने के लिए, न कि किसी और चीज को बढ़ावा देने के लिए। मुझे मार्क के घमंड या जेसिका की सहमति को वर्णन करने की जरूरत नहीं थी। कुमुद समझदार थी और उसने बातों के बीच का मतलब समझ लिया। कल रात, मैंने कहा, मेरी आवाज अब और भी धीमी हो गई। मुझे विश्वास हो गया है कि जेसिका की विरासत सीधे खतरे में है। मुझे लगता है कि उसके जीवन के काम का इस्तेमाल एक ऐसे तरीके से किया जा रहा है जिसे वह नफरत करती, घमंड और लालच के लिए एक उपकरण के रूप में। मैं इसके प्रति लंबे समय से अंधा था, कुमुद, बहुत लंबे समय तक। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे नुकसान की सीमा जानने की जरूरत है। कुमुद ने मुझे एक लंबे पल तक देखा। उसकी तेज नजरें मेरे चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थीं। फिर उसने अपने डेस्क पर नोटबुक बंद की। यह एक अंतिमता का संकेत था। मैं समझ गई, दविंदर, उसने कहा। उसकी आवाज अब तेज और पूरी तरह से व्यावसायिक थी। मैं तुरंत अपनी सबसे बेहतरीन टीम को इस पर लगाऊंगी। हम क्रेडिट कार्ड के बयानों और मार्क के व्यापार के फाइलिंग से शुरू करेंगे। अगर कोई संबंध है तो हम उसे ढूंढ लेंगे। तुम्हारे डेस्क पर आज शाम 5 बजे एक प्रारंभिक रिपोर्ट होगी। मैं उठ खड़ा हुआ। ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वर्षों में पहली बार हल्का हो गया हूं। मेरे अंदर का बोझ तो गया नहीं था, लेकिन अब यह दर्द का स्रोत नहीं था, यह एक ताकत का स्रोत बन गया था। धन्यवाद, कुमुद, मैंने कहा। जब मैं उसके ऑफिस से बाहर निकला और शहर की कड़ी रोशनी में वापस आया तो मुझे पता था कि मैंने सही काम किया है। मैंने आखिरकार अपनी पत्नी की विरासत की रक्षा करना शुरू किया, न केवल दुनिया से बल्कि अपनी खुद की बेटी से। और मैं इसे अंत तक देखूंगा, चाहे यह मुझे कितना भी महंगा पड़े। मैंने बाकी दिन एक शांत प्रत्याशा की स्थिति में बिताया। मैंने टेलीविजन नहीं चलाया, मैंने अखबार नहीं पढ़ा। मैं अपने अध्ययन में बैठा, वह कमरा जो हमेशा मेरे लिए एक आश्रय रहा था, किताबों और मेरी पत्नी की यादों की शांत सुखद उपस्थिति से घिरा हुआ। मेरे डेस्क पर जेसिका की एक फ्रेम की गई तस्वीर थी, जो 20 साल पहले तट पर की गई यात्रा की थी। उसकी मुस्कान उज्ज्वल थी, सच्ची थी, और उस ईमानदार भलाई से भरी थी जो मेरे जीवन की नींव थी। मैंने उस फोटो को देखा और उसके प्रति अपनी प्रतिज्ञा का बोझ महसूस किया। एक प्रतिज्ञा कि मैं जो हमने एक साथ बनाया है उसकी रक्षा करूंगा। दोपहर की रोशनी खिड़कियों से झिलमिलाती थी। धूल के कण सुनहरे सूरज की किरणों में नृत्य करते थे। कुछ घंटों के लिए घर शांत था, और फिर फोन बज उठा। यह ठीक 5 बजे के बाद था। कॉलर आईडी ने कुमुद के ऑफिस का नंबर दिखाया। मेरे दिल ने एक जोरदार धड़कन दी। मैंने कॉल की उम्मीद की थी, लेकिन इसकी गति ओमिनस महसूस हो रही थी। मैंने अपनी आवाज में ठंडक लाते हुए उत्तर दिया, दविंदर, दविंदर, यह कुमुद है। उसकी आवाज सुबह की तुलना में अलग थी। पेशेवर गर्मजोशी गायब थी, उसकी जगह तनावपूर्ण दक्षता ने ले ली थी। कोई छोटी छोटी बातें नहीं हुई।
मेरे पास प्रारंभिक रिपोर्ट है और हमारे पास एक समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या, जितनी हमने सोची थी उससे भी बड़ी। मैं सुनता रहा। मेरी उंगलियां पुरानी ओक की मेज के किनारे को पकड़कर सफेद हो गईं। क्रेडिट कार्ड पर व्यक्तिगत खर्च बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुमने संदेह किया था, उसने कहा। उसकी आवाज तंग थी। अत्यधिक भव्य रात्रिभोज, डिजाइनर कपड़े, लग्जरी यात्रा, हर महीने हजारों हजारों। लेकिन दविंदर, ये असली मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ बर्फ की चोटी है। उसने एक पल के लिए रुककर कागजों के हलचल की आवाज सुनी। मेरी टीम ने मार्क की कंपनी शान फाइनेंशियल के सार्वजनिक फाइलिंग की जांच शुरू की। हमने उन्हें ट्रस्ट के तिमाही बयानों के साथ क्रॉस रेफरेंस किया। दविंदर, ऐसा लगता है कि मार्क ने अपने बैंकों और निजी निवेशकों को प्रस्तुतियों में हैरिसन फैमिली ट्रस्ट के आधिकारिक बयानों का इस्तेमाल किया है। मेरे रीढ़ की हड्डी में ठंडी दहशत फैल गई। तुम इसका क्या मतलब है? उपयोग कर रहा है? उसने उन्हें प्रस्तुत किया। दविंदर अपने वित्तीय स्थिरता का प्रमाण प्रस्तुत कर रहा था। ग्रेस ने अपने शब्दों को तेज और स्पष्ट तरीके से समझाया। वह न तो पैसे निकाल रहा है और न ही सीधे तौर पर इन व्यावसायिक सौदों के लिए धन ले रहा है। यह अधिक सूक्ष्म और अधिक घातक है। वह ट्रस्ट के $50 मिलियन के मूल्यांकन का उपयोग एक तरह के निहित संपार्श्विक के रूप में कर रहा है। वह आपके नाम, कुमुद के नाम का लाभ उठाकर यह दिखावा कर रहा है कि उसकी असफल कंपनी एक विशाल और स्थिर पारिवारिक संपत्ति द्वारा समर्थित है। वह आपके सच का उपयोग करके उन्हें एक झूठ बेच रहा है। मैं चुप था, उसके कहे हुए की गंभीरता को समझते हुए। रेस्तरां में अपमान, जेसिका की घबराई हुई कॉल, उस बेहिसाब खर्च का सब कुछ सिर्फ लक्षण थे। यह तो बीमारी थी, एक धोखे का कैंसर जो मेरी कल्पना से कहीं अधिक गहरा था। वह केवल मेरा अपमान नहीं कर रहा था, वह कुमुद की विरासत को अपमानित कर रहा था, हमारे ईमानदार श्रम के फलों का उपयोग करके अपने झूठे साम्राज्य को वैधता दे रहा था। ग्रेस की आवाज मेरे विचारों में घुस गई। यह एक अत्यंत खतरनाक ग्रे क्षेत्र है दविंदर। यह वित्तीय गलत बयानी के करीब है। इस बात पर निर्भर करता है कि उसने इन निवेशकों से क्या वादा किया है। यह वास्तव में धोखाधड़ी के रूप में भी माना जा सकता है। धोखाधड़ी? यह शब्द अध्ययन कक्ष में एक शारीरिक झटके के रूप में गूंजा। इसने सब कुछ बदल दिया। मेरा निजी दुख अब सार्वजनिक कानूनी दायित्व में बदल गया था। जो लड़ाई में लड़ने की सोच रहा था, वह अब एक बड़े और अधिक खतरनाक क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई थी। यह अब एक पारिवारिक मामला नहीं था जिसे एक कठिन पाठ पढ़ाने से हल किया जा सके। यह कुछ ठंडा, आपराधिक और निर्दयी में बदल गया था। यह अब एक घमंडी युवा व्यक्ति को विनम्रता का पाठ पढ़ाने के बारे में नहीं था। यह एक चल रहे अपराध को रोकने के बारे में था। मेरे घर का एक टुकड़ा टूट चुका था। यह अब एक आश्रय नहीं रहा। यह अब एक युद्ध कक्ष बन गया था। ग्रेस की फोन कॉल ने एक रेखा खींच दी थी। इसके बाद के दिन एक शांत, तीव्र हलचल के साथ बीते, न कि क्रोधित टकरावों के, बल्कि सावधानीपूर्वक, थकावट से भरे अनुसंधान के। ग्रेस ने मेरी पूरी अनुमति से एक फॉरेंसिक अकाउंटेंट को नियुक्त किया, जिसका नाम था श्री एलिस्टर फिंच। वह एक छोटे, साफ सुथरे व्यक्ति थे, जिनके चश्मे की नोक पर बैठे थे और जो संख्याओं के कॉलम में छिपे सच को खोजने की अद्भुत क्षमता रखते थे। वह भावना से नहीं बल्कि आंकड़ों के साथ काम करते थे, और आंकड़ों ने, जैसा कि पता चला, एक कहानी बताई जो मैंने कभी भी नहीं सोची थी। एक सप्ताह तक एलिस्टर ने ग्रेस की फर्म में एक सुरक्षित डेटा कमरे में काम किया। उन्होंने हर डिजिटल लेन देन, हर ईमेल पत्राचार की जांच की जो वह कानूनी रूप से एक्सेस कर सकते थे, और हर एक स्टेटमेंट जो हैरिसन फैमिली ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया था। वह सूक्ष्म संबंधों, उन हल्के उंगलियों के निशानों की खोज कर रहे थे जो आर्यन ने छोड़े थे। मैंने उस सप्ताह एक तरह के अधर में बिताया, सामान्य दिनचर्या बनाए रखने की कोशिश करते हुए, लेकिन सच यह था कि मेरे मन में चिंता का एक निरंतर धुन चल रहा था। घर बहुत शांत लग रहा था। कुमुद की यादें,
जो आमतौर पर मुझे सुकून देती थीं, अब एक मूक आरोप की तरह महसूस हो रही थीं। मैंने इसकी अनुमति दी। मंगलवार की दोपहर को कॉल आई। यह एक कॉन्फ्रेंस कॉल थी। मैं, ग्रेस और एलिस टिस्टर। उसकी आवाज सूखी, सटीक और पूरी तरह से निर्णय से रहित थी। उसने केवल तथ्य बताए। श्री हैरिसन, उसने शुरू किया, हम निहित संपार्श्विक के क्षेत्र से आगे बढ़ चुके हैं। हमें सक्रिय इरादे से धोखाधड़ी का ठोस प्रमाण मिला है। ग्रेस की तेज सांस खींचने की आवाज लाइन पर केवल दूसरी आवाज थी। मैं चुप रहा, खुद को संभालते हुए। आर्यन ने केवल अपने संभावित निवेशकों को हमारे ट्रस्ट के स्टेटमेंट नहीं दिखाए। एलिस टिस्टर ने आगे कहा, उसने सहायक दस्तावेज बनाए। हमने एक स्रोत से प्रतियां प्राप्त की हैं, जो प्राथमिक जांच के बाद संदिग्ध हो गया था। श्री हैरिसन, आपके दामाद ने अपने निवेशकों को इरादे के पत्र जारी किए हैं। इरादे के पत्र? मैंने पूछा। यह शब्द सुनकर अजीब और औपचारिक लगा। ये दस्तावेज हैं, ग्रेस ने गुस्से में कसी आवाज में समझाया, जो किसी पक्ष की किसी विशेष क्रिया करने की योजना को दर्शाते हैं। इस मामले में एक निश्चित राशि का निवेश करना, यह अक्सर एक फंडिंग राउंड में अन्य निवेशकों का विश्वास जीतने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एलिस टिस्टर ने अपनी गला साफ की। यह सही है, और ये पत्र स्पष्ट रूप से यह बताते हैं कि हैरिसन फैमिली ट्रस्ट ने स्टर्लिंग फाइनेंशियल के अगले फंडिंग राउंड में $5 मिलियन के प्रमुख निवेश का वचन दिया है। उसने कम से कम 3 ऐसे पत्र विभिन्न उद्यम पूंजी फर्मों को जारी किए हैं। उसने एक पल रुकते हुए अपने शब्दों का वजन समझने दिया। और सभी 3 में श्री हैरिसन, आपका हस्ताक्षर है। मैंने अपने चेहरे से खून उतरते हुए महसूस किया। मेरा हस्ताक्षर? मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं साइन किया। बिल्कुल नहीं, एलिस टिस्टर ने शांति से कहा। हमने इन्हें हस्ताक्षर विशेषज्ञ द्वारा विश्लेषित कराया है। ये जाली हैं, अत्यधिक कुशल जाली। मैं यह भी जोड़ना चाहूंगा, संभवतः अन्य दस्तावेजों से उठाए गए हैं जो आपने अतीत में साइन किए होंगे, लेकिन फिर भी जाली हैं। उसने केवल झूठ नहीं बोला, उसने उस झूठ पर आपका नाम, आपका कानूनी रूप से बाध्यकारी हस्ताक्षर लगा दिया। यह पाठ्य पुस्तक प्रतिभूति धोखाधड़ी है। धोखाधड़ी? वहां यह फिर से था। कोई संभावना नहीं, न कोई ग्रे क्षेत्र, एक तथ्य, एक अपराध। उसने मेरा नाम, मेरी पहचान ली और लोगों को लाखों डॉलर की ठगी करने के लिए उसका उपयोग किया। लेकिन एलिस टिस्टर अब भी नहीं रुका। यह खोज, उसने आगे कहा, हमें स्टर्लिंग फाइनेंशियल की वास्तविक स्थिति में गहराई से जाने के लिए प्रेरित किया। सतह पर सब कुछ चमक और तकनीकी भाषा है, लेकिन इसके नीचे श्री हैरिसन कंपनी। एक खोल, यह कर्ज में डूबा हुआ है। आर्यन नए निवेशकों के पैसे का उपयोग पुराने कर्ज चुकाने और अपनी और जेसिका की एक्स्ट्रावेगेंट जीवन शैली को बनाए रखने के लिए कर रहा है। वह एक व्यवसाय नहीं बना रहा है, वह एक पूंजी योजना चला रहा है। एक से पैसे लेकर दूसरे को दे रहा है। कंपनी पूरी तरह से ढहने के कुछ हफ्तों, शायद कुछ दिनों की दूरी पर है। यह नया फंडिंग राउंड विकास के लिए नहीं था, यह उसके लिए अंतिम निराशाजनक सांस थी, इससे पहले कि वह हमेशा के लिए डूब जाए। और उसी पल में पूरा बदसूरत दृश्य स्पष्ट हो गया। रात का खाना, निवेशक, आत्मसंतुष्ट, उपेक्षापूर्ण मुस्कान, सब कुछ एक नए भयानक अर्थ में बदल गया। उसने मुझे मेज पर बैठकर जो अपमानित किया था, हारने वाला होने का एहसास कैसा होता है, यह केवल एक घमंडी आदमी की सामान्य क्रूरता नहीं थी, यह एक पूर्ण और भयानक विफलता की निराशाजनक प्रोजेक्शन थी। वह खुद अपनी झूठों के समुद्र में डूब रहा था, उसका जहाज तेजी से डूब रहा था, और उसने मुझ पर, अपनी एकमात्र संभावित जीवन रेखा पर नजर डाली और मुझे हारने वाला कहा। यह उस आदमी की दयनीय हंसी थी जो उस चीज से नफरत करता है जिसकी उसे जीवित रहने के लिए आवश्यकता है। उसने मुझे ससुर के रूप में या यहां तक कि एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा। उसने मुझे एक चलती फिरती बैंक खाता, एक उपकरण के रूप में देखा जिसका उपयोग करने का उसे अधिकार था, और उसने इसके लिए मुझसे नफरत की। उसने अपनी निर्भरता से नफरत की। मेरी मौजूदगी उसकी अपनी गहरी असफलता की निरंतर याद दिलाती थी। जिसने मुझे हारने वाला कहा, वह सभी में से सबसे बड़ा हारने वाला था।
और उसने मुझे और मेरी पत्नी की विरासत को उस अंधेरे ठंडे पानी में खींचने की कोशिश की। फोरेंसिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एक कठोर और बर्बर दस्तावेज थी। इसने मार्क की धोखाधड़ी को ठंडी कड़ी संख्याओं और कानूनी शब्दावली में प्रस्तुत किया। ये क्या और कैसे था, लेकिन जब मैं अपने घर की गहरी चुप्पी में बैठा था, मैंने अपने क्यों से जूझना शुरू किया। मार्क का क्यों, वह समझना आसान था। यह एक निराशाजनक आदमी की साधारण गंदी लालच थी। मैं अपने क्यों से जूझ रहा था। मैंने ऐसा होने क्यों दिया? मैं इतने समय तक अंधा क्यों रहा? मेरा मन तथ्यों और आंकड़ों से भरा हुआ था, कानूनी संभावनाओं और वित्तीय बर्बादी के तूफान से। मुझे कुछ सरल, कुछ भौतिक करने की आवश्यकता थी। मैं अटारी में गया। ऊपर का हवा पुरानी लकड़ी की धूल और समय की महक से भरा हुआ था। यह हमारे जीवन का एक संग्रहालय था। पुराना फर्नीचर सफेद चादरों में ढका हुआ था, जैसे मौन भूत। फोटो एल्बमों का ढेर एक दूसरे के खिलाफ झुक गया था। यह एक जगह थी जिसे मैंने सालों से नहीं देखा था। एक जगह मैंने इसलिए टाला था क्योंकि यादें बहुत तीखी थीं। मैंने पुराने पत्रिकाओं के एक ढेर को हिलाना शुरू किया, अंततः उन्हें फेंकने का इरादा रखते हुए, जब मेरा हाथ एक कार्डबोर्ड बॉक्स पर लगा जो एक अंधेरे कोने में छिपा हुआ था। इसके किनारे एक परिचित, सुरुचिपूर्ण लिपि में लिखे हुए थे दो शब्द जो मेरे दिल की धड़कन रोक दिए। कुमुद की रसोई। मेरी सांस मेरे गले में अटक गई। मैंने बॉक्स को एकमात्र धूल भरी खिड़की से छनती कमजोर रोशनी में खींचा। टेप पुराना और भंगुर था। मैंने इसे सावधानी से हटा दिया। एक अजीब श्रद्धा मेरे ऊपर छा गई। मैंने जो पहली चीज देखी वह थी एक ढेर पेपर नैपकिन, सस्ते किस्म के, उस ढाबे से जहां कुमुद और मैं हर सुबह कॉफी पीते थे काम शुरू करने से पहले। उन पर फीकी स्याही में कई हाथ से बने स्केच थे। ये हमारे पहले लोगो डिजाइन थे। एक मुस्कुराता टमाटर, एक फेंटने वाला और एक लकड़ी का चम्मच जैसे एक कोट ऑफ आर्म्स। और वह जो हम लगभग चुनने वाले थे, दो तुलसी की पत्तियों से बना एक साधारण दिल। मुझे याद आया कि हमने उन डिजाइन के बारे में बहस की और हंसे, उस असंभव लापरवाह उम्मीद के साथ जो केवल तब आती है जब आप कुछ नहीं से एक सपना बना रहे होते हैं। नैपकिन के नीचे थे फोटो, फिकी पोलरॉयड। एक समय से पहले जब सब कुछ डिजिटल था। वहां कुमुद थी, उसकी नाक पर फूल का एक दाग, उसके चेहरे पर एक शानदार अनगढ़ मुस्कान, जैसे वह मुझ पर ताजा टमाटरों के पहाड़ के पीछे से देख रही हो। वहां एक तस्वीर थी, मेरी युवा और पतले दिखते हुए, पूरी तरह से थका हुआ लेकिन गर्वित, पहले पैलेट के जार के बगल में खड़ा, हमारे पहले शिपमेंट के लिए तैयार। मैं लगभग अपनी उंगलियों के नीचे पैलेट की खुरदरी लकड़ी महसूस कर सकता था। उपलब्धि की भावना, साझा भावना कि हम कुछ वास्तविक के कगार पर थे। और फिर बॉक्स के बिल्कुल नीचे था खजाना, उसकी रेसिपी की किताब। यह एक साधारण सर्पिल बाउंड नोटबुक थी जिसमें एक पुरानी नरम कवर था। मैंने इसे उठाया। यह मेरे हाथों में पवित्र महसूस हो रहा था। मैंने इसे खोला। पन्ने पीले और जैतून के तेल और टमाटर की चटनी के छींटों से दागी थे। उसकी अद्भुत मरीनारा की हजारों बैचों की आत्माएं। उसकी लिखाई हर पन्ने पर थी, न केवल सामग्री और माप का विवरण, बल्कि किनारे पर छोटे नोट भी थे। एक पन्ने पर उसने लिखा था, और लहसुन डालें। दूसरे पर, यह वही है जिसने दविंद्र को रसोई में नाचने पर मजबूर किया। मैंने अपनी अंगुली को सिकुड़े हुए कागज पर चलाया और वर्षों का समय पिघल गया। यह किताब हमारे कंपनी की आत्मा थी। यह हमारे जीवन के काम का दिल थी। यह वह थी। उस किताब को पकड़े हुए धूल भरी अटारी मिटी गई और मैं कहीं और था। मैं एक बेजान सफेद अस्पताल के कमरे में था जहां एंटीसेप्टिक की गंध फैली हुई थी और चुप्पी भरी निराशा थी। एकमात्र आवाज दिल की मशीन का इलेक्ट्रॉनिक बीप था। कुमुद बहुत कमजोर थी, जैसे वह अपने तस्वीरों में दिखाई देने वाली जीवंत महिला का एक हल्का सा साया हो। लेकिन जब उसने मेरी ओर देखा, उसकी आंखें पहले की तरह साफ और चमकीली थीं। उसने मेरा हाथ लिया। उसका पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत था। दविंदर, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज सूखी सरसराहट थी। मुझसे वादा करो, दो बातें वादा करो। मैं और करीब झुक गया। मेरा दिल टूट रहा था। कुछ भी कुमुद, कुछ भी। हमारी बेटी का ख्याल रखना, उसने कहा, एक आंसू उसके गाल पर लुढ़कते हुए। वह आसानी से प्रभावित हो सकती है।
उसकी रक्षा करना। फिर उसकी आंखों में एक प्रखर सुरक्षात्मक चमक आ गई। और हमारे रसोई घर का, जो हमने बनाया, किसी को कभी भी इसे बर्बाद मत करने देना, इसे सस्ता मत बनने देना। मैंने उसका हाथ दबाया। मेरे खुद के आंसू उसकी छवि को धुंधला कर रहे थे। मैं वादा करता हूं कुमुद, मैंने कहा, मैं हमारी बेटी का ख्याल रखूंगा और मैं कभी भी किसी को हमारे साथ मिलकर बनाए गए चीजों को नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं वादा करता हूं। यादें चुराई गईं और मैं फिर से अटारी में था, धूल के कण चुप्पी में नाचते हुए। एक ऐसा अपराध बोध मेरी आत्मा पर हावी हुआ कि मैं लगभग घुटनों के बल गिर गया। मैंने असफलता का सामना किया। मैंने दोनों वादों में असफलता पाई। मैं अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सका। मैंने उसे सक्षम बनाया और मैं खड़ा रहा जब उसका पति, एक ठग और धोखेबाज, हमारी मेहनत, हमारे प्यार, हमारी रातों की मेहनत को लेकर उसकी विरासत को सस्ता बना रहा था। उसने अच्छे नाम का इस्तेमाल अपने झूठों को बढ़ाने के लिए किया, अपने खोखले जीवन के लिए पैसे कमाने के लिए। उसने कुमुद के रसोई घर की आत्मा को छीन लिया और उसे पार्ट्स के लिए बेचने की कोशिश की। अपराध बोध के बाद एक ठंडी न्यायपूर्ण क्रोध की लहर आई जो सभी संदेह और उदासी को जला देती थी। यह केवल वित्तीय धोखाधड़ी या कानूनी लड़ाई के बारे में नहीं था। यह उस महिला के प्रति किए गए एक पवित्र वादे के बारे में था जिसे मैं प्यार करता था। यह सम्मान के बारे में था। यह उसकी यादों के बारे में था। मैंने तस्वीरों और नैपकिन को फिर से डिब्बे में रखा, लेकिन मैंने उसका रेसिपी बुक रख लिया। मैं उसे अपने सीने से लगाए हुए अटारी की सीढ़ियों से नीचे उतरा और रोशनी में वापस आया। अब मेरे पास लेखाकार से तथ्य और दिल से प्रेरणा थी। मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। मैं केवल एक अपराध को रोकने वाला नहीं था, मैं एक वादा निभाने वाला था। 3 दिन बाद दरवाजे की घंटी बजी। यह कोई सौम्य पड़ोसी की घंटी नहीं थी। यह एक के बाद एक तेज बेताबी धक्कों की श्रृंखला थी, एक शुद्ध पैनिक का अलार्म। मैं जानता था कि यह कौन है इससे पहले कि मैं दरवाजा खोलूं। मैं उनका इंतजार कर रहा था। जब मैंने दरवाजा खोला, वे मेरे दरवाजे पर खड़े थे, एक उलझती हुई अव्यवस्था का चित्र। जेसिका का चेहरा पीला और धब्बेदार था। उसकी आंखें रोने से लाल थीं। आर्यन जैसे कैद में बंद जानवर की तरह लग रहा था। उसके आमतौर पर परफेक्ट बाल बेतरतीब थे। उसकी महंगी टाई ढीली थी और उसका चेहरा गुस्से और निराशा का कड़ा मुखौटा था। उन्होंने आमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं की। वे मुझसे आगे बढ़कर प्रवेश द्वार में धकेल गए। कार्ड, पिताजी, जेसिका ने शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। ये काम नहीं कर रहा। कार लीज का भुगतान इस सुबह अस्वीकृत हो गया। और क्लब, उन्होंने सदस्यता शुल्क के बारे में फोन किया। यह बहुत शर्मनाक था। उसकी बातें पहले विश्व की समस्याओं की एक सूची की तरह बह गईं, जो मेरे घर की चुप्पी में बिल्कुल बेतुकी लग रही थीं। वह मुझसे हैरान होने की उम्मीद कर रही थी कि मैं इसे ठीक कर दूं, बुरी चीजों को दूर कर दूं, जैसे मैंने हमेशा किया था। लेकिन आर्यन ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसके पास उसके नाटक के लिए कोई समय नहीं था। वह पूरी तरह से कच्ची आक्रामक ऊर्जा से भरा था। वह मेरे लिविंग रूम में चला गया और कॉफी टेबल पर एक लेदर बाउंड फोल्डर पटक दिया। आवाज चुप घर में गूंज गई। सफल सीईओ का आकर्षक मुखौटा हमेशा के लिए चला गया। इसके स्थान पर आर्यन की सच्ची पहचान थी, एक कोने में फंसा हुआ डेस्परेट आदमी जो सभी दिखावे से वंचित था। हमारे पास इसके लिए समय नहीं है, उसने जेसिका पर झपटते हुए कहा। फिर उसकी आंखें मेरी ओर मुड़ गईं। वे ठंडी, कठोर थीं और एक गुस्से से भरी भावना से भरी हुई थीं। बैंक में एक क्लेरिकल त्रुटि है, उसने कहा। उसकी आवाज एक निम्न गर्जना थी। उसे ठीक करने के लिए आपकी सिग्नेचर की जरूरत है। यह केवल एक औपचारिकता है। उसने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन झूठ इतना पतला था कि यह पारदर्शी था। उसकी हाथ थोड़ा कांप रहा था जब उसने फोल्डर की ओर इशारा किया। मैंने उसके झूठ का जवाब नहीं दिया। मैंने उनके पैनिक को स्वीकार नहीं किया। मैं शांति से एक कॉफी टेबल की ओर बढ़ा, फोल्डर उठाया और अपने पसंदीदा आर्मचेयर में बैठ गया, जिसे कुमुद हमेशा घर का सिंहासन कहती थी। मैंने इसे खोलने में समय लिया।
मैंने अपनी शर्ट की जेब में हाथ डालकर अपनी पढ़ने की चश्मा निकाली, उसे धीरे धीरे एक रुमाल से पोंछते हुए और फिर अपनी नाक पर रख लिया। हर छोटी, जानबूझकर की गई क्रिया उनकी बेताबी ऊर्जा को और बढ़ा रही थी। वे वहां खड़े होकर अपना वजन बदल रहे थे, मेरी हर हरकत को देख रहे थे। दस्तावेज अंदर मोटे, डराने वाली भाषा से भरा था जो वकीलों और बैंकरों की थी, लेकिन कुछ शब्द स्पष्ट रूप से खड़े थे। पृष्ठ के शीर्ष पर मोटे अक्षरों में लिखा था, आरण गारंटी समझौता। और नीचे एक लंबे खाली लाइन के बगल में, जो सिग्नेचर के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, उनके दौरे का कारण था वह संख्या जो पिछले आशा की किरण, 5 करोड़ रुपए। उसने मुझसे उसके धोखाधड़ी वाले व्यवसाय के लिए 5 करोड़ रुपए के आरण की व्यक्तिगत गारंटी देने के लिए कहा। वह चाहता था कि मैं कुमुद की विरासत, अपने पूरे भविष्य को उसकी डूबती नाव से जोड़ दूं। मैंने पूरा दस्तावेज पढ़ा, भले ही मुझे पहले से ही पता था कि मेरा उत्तर क्या होगा। मैंने कमरे में चुप्पी को इतना लंबा खींचा कि वह तंतु की तरह तान दी गई। मैं चाहता था कि वे अपनी हताशा का पूरा वजन महसूस करें। अंततः मैंने अपनी चश्मा उतारी, उसे ध्यान से मोड़ा और अपने बगल की मेज पर रख दिया। मैंने पहले अपनी बेटी की ओर देखा, उसके आंसुओं से भरे चेहरे और विनती भरी आंखों की ओर। वहां मुझे कोई पछतावा नहीं दिखा, केवल अपने लिए डर था। फिर मैंने आर्यन की ओर देखा, उसकी कनपटी पर धड़कता नस, उसकी आंखों में नंगी लालसा। मैंने फोल्डर को मेज की चमकदार लकड़ी पर वापस खिसका दिया। नहीं, मैंने कहा। यह शब्द शांत था, यह गुस्से में नहीं था, यह बातचीत का अंतिम अविचलनीय अंत था। और यही एक शब्द आर्यन को उड़ा दिया। उसकी सभ्यता का आखिरी टुकड़ा गायब हो गया, पूरी तरह से, बिना किसी नियंत्रण के क्रोध की लहर में। नहीं, उसने चिल्लाया। उसकी आवाज टूट रही थी। आपका मतलब नहीं है? आप बेवकूफ बूढ़े आदमी, क्या आपको कुछ समझ में नहीं आता? यह हमारा भविष्य है, यह सब कुछ है। वह अब एक शिकारी की तरह चक्कर लगा रहा था जो अपने ही बनाए पिंजरे में फंसा हुआ था। वह पैसा हमारा होना था, यह हमेशा हमारे लिए जेसिका के लिए ही था, आपके लिए इसे जमा करने के लिए नहीं। आप बस इसके लिए एक नकारात्मक देखभाल करने वाले हैं, एक बूढ़ा आदमी जो पैसे के ढेर पर बैठा है, जिसे वह जानता भी नहीं कि क्या करना है। मैंने जेसिका की ओर देखा। वह अब खुलकर रो रही थी, उसके हाथ उसके चेहरे को ढक रहे थे, लेकिन उसके आंसू मेरे लिए नहीं थे, वे गाड़ियों, क्लबों, कपड़ों के लिए थे। उसने आर्यन के हाथ पर एक कमजोर कांपती इशारा किया। आर्यन, कृपया, उसने मिमियाते हुए कहा, लेकिन उसमें कोई ताकत नहीं थी। उसने मेरी रक्षा नहीं की, उसने मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ। इस अंतिम क्रूप क्षण में वह उसके साथ खड़ी थी। आर्यन ने उसकी हाथ को अपनी आंखों से हटा दिया, अभी भी मुझ पर नजरें गड़ाए हुए, नफरत की आग में जलता हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, मुझ पर झुकते हुए। उसका चेहरा तिरछा था। उसके पास विकल्प खत्म हो गए थे। झूठ काम नहीं आए, क्रोध काम नहीं आया। उसके पास जो बचा था वह एक धमकी थी। आपको इसका पछतावा होगा बूढ़े आदमी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज नीची और खतरनाक। आपको नहीं पता कि आपने अभी क्या किया है। फिर उसने घूमकर जेसिका को हाथ से पकड़ लिया और घर से बाहर निकल गया। मुख्य दरवाजा उनके पीछे जोर से बंद हुआ, जिससे गहरी चुप्पी का एहसास हुआ। मैं अपने आरामदायक कुर्सी में बैठा था, अपने शांत घर का सिंहासन, और मुझे डर नहीं लगा, मुझे पछतावा नहीं हुआ। मैंने एक ऐसे आदमी की ठंडी, कठिन निश्चितता महसूस की जिसने आखिरकार एक लंबे और दर्दनाक सफर के बाद ठीक वही किया जो सही था। उसने मुझे धमकी दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मैं पहले ही अपनी अगली चाल की योजना बना रहा था। और यह कोई बचाव नहीं था, यह एक हमला था। आर्यन की धमकी मेरे घर के माहौल में लंबे समय तक लटकी रही, लेकिन यह एक खोखली धमकी थी, एक बिना दांत वाले कुत्ते की तरह। उसने सोचा कि वह शिकारी है, लेकिन मेरे डेस्क पर एलिस्टेयर फिंच की जांच की पूरी रिपोर्ट थी। मैं सच जानता था, और सच जो मैं सीख रहा था वह गुस्से से कहीं अधिक शक्तिशाली हथियार था। अगले दिन मैंने वह किया जो मुझे हफ्तों पहले करना चाहिए था। मैंने उस रिपोर्ट को लिया और वॉल स्ट्रीट की ओर बढ़ा।
डेविस थॉर्न और कॉल्डवेल के कानूनी कार्यालय 6वीं मंजिल पर एक कांच और स्टील की टॉवर में थे, जो बादलों को चीरता हुआ प्रतीत हो रहा था। प्रतीक्षा कक्ष की खिड़की से नीचे का शहर एक सर्किट बोर्ड की तरह दिख रहा था, शक्ति और पैसे का एक जटिल नक्शा। मेरा वकील विलियम डेविस एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने वातावरण के साथ मेल खाता था। वह लंबा, शानदार कपड़े पहने हुए, चांदी के बालों वाला और एक ऐसा दिमाग था जो सुपर कंप्यूटर की तरह शांत, लगातार सटीकता के साथ काम करता था। उसने मेरी कहानी को बिना किसी रुकावट के सुना। उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी जब उसने लेखाकार की रिपोर्ट के हर पन्ने की समीक्षा की। अब वह मेरे सामने एक विशाल खाली कांच की मेज पर बैठा था। उसने अंतिम फोल्डर बंद किया, अपने हाथों को उसके ऊपर ठीक से रखा और मुझे आधे चंद्रमा के चश्मे के ऊपर से देखा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्दों में भारी वजन था। श्री दविंदर, उसने कहा, मैं स्पष्ट होना चाहता हूं। आपके द्वारा लाए गए साक्ष्य केवल आकर्षक नहीं हैं, ये अत्यधिक प्रभावशाली हैं। इरादे के जाली पत्रों के साथ ट्रस्ट का उपयोग करके निवेशकों को भड़काने का स्पष्ट पैटर्न एक पाठ्य पुस्तक का मामला है। ये संघीय अपराध हैं। उसने इसे समझने दिया। यदि आप चाहें तो मैं आज दोपहर एक कॉल कर सकता हूं। अमेरिका के अटॉर्नी कार्यालय संभवतः कुछ हफ्तों में एक ग्रैंड जूरी जांच शुरू करेगा। इस साक्ष्य के आधार पर उसने फोल्डर पर अंगुली रखी। आपके दामाद को संघीय जेल में कम से कम 10 से 15 वर्षों की सजा का सामना करना पड़ेगा। मैंने इस क्षण की कल्पना की थी, आर्यन की आपराधिकता की इस पुष्टि की। मैंने उम्मीद की थी कि मुझे महसूस होगा एक विजय की भावना, एक न्यायिक पुनर्स्थापना का एहसास, लेकिन मैं सिर्फ गहरे और थके हुए दुख का अनुभव कर रहा था। जेल, यह शब्द कितना कठोर और अंतिम लगता था। मैंने जेसिका के बारे में सोचा, उस छोटी लड़की के बारे में जिसे मैंने पाला था। वह जितनी भी दोषी थी, जितनी भी खोई हुई थी, वह अभी भी मेरी बेटी थी, और उसके पति का जेल जाना, सार्वजनिक अपमान और वित्तीय विनाश, यह उसके जीवन के बचे खुचे टुकड़ों को मिटा देगा। यह मैं नहीं चाहता, मैंने कहा। मेरी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। मैं प्रतिशोध नहीं चाहता, मैं एक सुधार चाहता हूं, झूठों का अंत। मैं चाहता हूं कि उसे रोका जाए, लेकिन मैं वह पुरुष नहीं बनना चाहता जो उसे जेल भेजता है। मेरी पत्नी कुमुद, वह यह नहीं चाहती। कोई और रास्ता होना चाहिए। मैंने खिड़की से बाहर देखा, फैलते हुए शहर की ओर। मैं चाहता हूं कि वह अपने कर्मों के परिणामों का सामना करे। हां, लेकिन मैं चाहता हूं कि वे परिणाम उसके अपने झूठ के ढेर के ढहने का स्वाभाविक परिणाम हों। मैं खुद उस घर को आग नहीं लगाना चाहता, मैं सिर्फ नींव को हटाना चाहता हूं। दविंदर ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में सम्मान जैसा कुछ झलकता था। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। एक सार्वजनिक विस्फोट, उसने कहा, विचार को तुरंत समझते हुए। निजी सजा नहीं, आप उसे उसकी शक्ति और विश्वसनीयता से वंचित करना चाहते हैं, न कि उसकी स्वतंत्रता से। उसने अपनी उंगलियों को जोड़ लिया। उसका मन पहले से ही अभियोजक से रणनीतिकार में बदल रहा था। इस मामले में समय सब कुछ है। मेरा दल शान फाइनेंशियल के गतिविधियों की निगरानी कर रहा है जब से आपने मुझे पहली बार रखा था। मार्क एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। उसने अपना मॉनिटर मेरी ओर घुमाया। स्क्रीन पर एक कैलेंडर था। वह सीरीज बी फंडिंग राउंड को अंतिम चरण में सुरक्षित करने के लिए है। उसके पास अंतिम बैठक है जिसमें उसे प्रमुख निवेशकों को मनाना है, एक वेंचर कैपिटल फर्म जिसका नाम ऑक फील्ड कैपिटल है। बैठक इस शुक्रवार को दोपहर 2 बजे उनके बोर्ड रूम में निर्धारित है। उसके लिए उसकी कंपनी, उसके पूरे भविष्य का दांव इस एक प्रस्तुति पर है। अगर वह उनके $15 मिलियन के निवेश को सुरक्षित करने में सफल होता है तो वह एक और साल, शायद अधिक समय तक अपनी धोखाधड़ी जारी रख सकता है। अगर वह असफल होता है। दविंदर ने वाक्य को हवा में लटका दिया। संकेत स्पष्ट था। मैंने स्क्रीन पर नियुक्ति को देखा। बोर्डरूम, न कि अदालत। यह मार्क का स्वाभाविक निवास था, वह स्थान जहां वह सबसे शक्तिशाली महसूस करता था उन भाषाओं और प्रतीकों के बीच जो उसने पूजा की।
वहां उसका सामना करना, उसके झूठ को उसी स्थान पर उजागर करना जहां वह खुद को अछूत समझता था। यह परिपूर्ण था। यह एक सबक था, सजा नहीं। यह न्याय था, प्रतिशोध नहीं। यही वह जगह है, मैंने कहा। एक निश्चितता का एहसास मेरे ऊपर छा गया। यहीं यह समाप्त होगा। दविंद्र ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने मॉनिटर को फिर से अपने की ओर घुमाया और टाइप करने लगा। तो हमारे पास करने के लिए काम है दविंदर, उसने कहा। हमें अपनी प्रस्तुति तैयार करनी है। तूफान से पहले की शांति समाप्त हो चुकी थी। अब हम बिजली की अचानक कार्रवाई की योजना बना रहे थे। लिफ्ट ने 60 मंजिलों को गहरे गूंजते मौन में चढ़ाई की। मेरे बगल में विलियम दविंदर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसकी एक हाथ में एक पतला चमड़े का ब्रीफकेस था जिसमें पूरी सच्चाई थी। मैंने लिफ्ट के दरवाजों के चमकते स्टील में अपने प्रतिबिंब को देखा। मैंने अपना सबसे अच्छा कुर्ता पहना था, पुराना गहरा नीला ऊन, लेकिन मैंने एक नया टाई खरीदी थी, साधारण और गरिमामय चांदी। मैं दिखता था जैसे मैं एक सेवानिवृत्त हाई स्कूल के प्राचार्य हूं और आज मैं अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण माता पिता शिक्षक बैठक में जा रहा था। मैं नर्वस नहीं था। नर्वस होने का समय अब बीत चुका था। सभी दुख, क्रोध और अपराध बोध पिछले कुछ हफ्तों में जलकर एक ठंडी अडिग उद्देश्य में बदल गया था। मैं यहां एक वादा निभाने आया था। हम एक स्वागत क्षेत्र में कदम रखते हैं जो न्यूनतम धन का एक सिम्फनी है। सफेद संगमरमर की फर्श, कांच की दीवारें और एक अद्भुत आधुनिक कला का टुकड़ा। एक विनम्र रिसेप्शनिस्ट हमें एक लंबे शांत हॉलवे में ले जाती है। एक विशाल बोर्डरूम की कांच की दीवार के माध्यम से मैं उसे देख सकता था। मार्क, वह एक लंबे काले मेज के सिर पर खड़ा था, अपने ब्रह्मांड का स्वामी। वह उत्साहित, आत्मविश्वासी था, एक बड़े स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए जिसमें उज्ज्वल रंग के चार्ट दिखाई दे रहे थे जो नाटकीय रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। मेज के चारों ओर 3 व्यक्ति काले महंगे सूट में बैठे थे। वे ऑक फील्ड कैपिटल के साझेदार थे। वे उस तीव्र शिकारी स्थिरता के साथ सुन रहे थे जो पूरी जिंदगी यह तय करने से आती है कि कौन जीता और कौन हारा। हम दरवाजे के बाहर रुके। मैं मार्क की आवाज को सुन सकता था, चिकनी और आत्मविश्वासी। मैंने धीरे से सांस ली और कुमुद के चेहरे को याद किया, उसके हाथ को मेरे हाथ में उस ठंडी अस्पताल के कमरे में। उन्हें सस्ता मत बनने दो, उसने कहा था। मैं ऐसा नहीं करूंगा। दविंदर ने मुझे देखा और एक हल्का, लगभग अदृश्य सिर हिलाया। अब समय आ गया था। उसने दरवाजा खोला। हम अंदर चले गए। कमरे का दृश्य आश्चर्यजनक था। मैनहट्टन का पैनोरामिक दृश्य हर दिशा में फैला हुआ था। इस ऊंचाई से शहर एक साम्राज्य की तरह दिख रहा था। मार्क एक वाक्य के बीच में था। उसकी आवाज जुनून और उत्साह से भरी हुई थी। हमारा परिवार का ट्रस्ट, हमारी चौथी तिमाही का विस्तार केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह एक निश्चितता है। यह एकदम सही संकेत था। जैसे ही दरवाजा हल्के से बंद हुआ, चारों पुरुष मेरी ओर मुड़े। 3 निवेशकों ने हमारी उपस्थिति को ठंडे और निष्प्रभावी जिज्ञासा के साथ देखा, लेकिन आर्यन का चेहरा भावनाओं के एक अव्यवस्थित स्लाइड शो की तरह था। पहले भ्रम, फिर रुकावट से चिढ़ और अंत में उसकी आंखों के पीछे एक शुद्ध जानवरों जैसे डर की झलक। उसकी आत्मविश्वास से भरी मुद्रा अस्थिर हो गई। पापा, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। उसकी आवाज पहले से एक पूर्ण सप्तक ऊंची थी। श्री दवे, आप यहां क्या कर रहे हैं? हम एक बैठक में हैं। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उसे एक्नॉलेज करना, मेरा ध्यान केंद्रित करना होगा, और मेरा व्यवसाय अब उससे नहीं था। मेरा व्यवसाय सत्य के साथ था। मैंने मेज के सिर पर बैठे व्यक्ति की ओर देखा। वरिष्ठ साझेदार, एक व्यक्ति जिनकी आंखें ठंडी ग्रे थीं और जो स्पष्ट अधिकार का आभास देते थे। मैंने धीरे धीरे और जानबूझकर मेज की ओर बढ़ा। मेरे कदम मोटे मुलायम गलीचे पर चुप थे। श्री दवे मेरे पीछे आधे कदम बढ़े। गुड आफ्टरनून सज्जनों, मैंने कहा। मेरी आवाज शांत और स्थिर थी, जैसे एक प्रधान स्कूल बोर्ड को संबोधित कर रहा हो। यह शांत कमरे में गूंज उठी। मेरा नाम दविंदर है।
मैं इस अप्रत्याशित रुकावट के लिए क्षमा चाहता हूं। मैंने रुककर उन्हें मेरी उपस्थिति को समझने दिया। मैं हैरिसन परिवार ट्रस्ट का एकमात्र और विशेष ट्रस्टी हूं। मुझे बताया गया था कि मेरे परिवार का नाम अभी उल्लेखित हुआ है और मुझे लगा कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कुछ स्पष्टता प्रदान करूं। आर्यन की आंखों में एक पत्थर का भाव था, उसका मुंह हल्का खुला हुआ था। पापा, यह समय और स्थान नहीं है, उसने अपने स्वर में एक डेस्परेट लहजा लाते हुए कहा। फिर से मैंने उसकी ओर नहीं देखा। मैंने अपनी नजर वरिष्ठ साझेदार पर बनाए रखी। उस क्षण श्री दवे आगे बढ़े। उन्होंने अपनी ब्रीफकेस खोली और एक अनुभवी पेशेवर की चुप्पी से कुशलता के साथ तीनों निवेशकों के सामने एक पतला फोल्डर रखा। फोल्डर सरल, सुरुचिपूर्ण, गहरे ग्रे रंग के थे, जिसमें कोई लोगो या निशान नहीं था। ये वस्तुएं चुप्पी में अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण थीं। अगर आप कृपया, दवे ने विनम्रता से कहा, यह आपके समय का केवल एक क्षण लेगा। तीनों पुरुष एक दूसरे की ओर देख रहे थे और फिर एक साथ फोल्डर खोलने लगे। कमरे में इतनी चुप्पी थी कि मैं कागज की हल्की फुसफुसाहट सुन सकता था। मुझे पता था कि वे क्या देख रहे हैं। मैंने दवे के साथ दस्तावेजों को दर्जनों बार देखा था। वे सरल, स्पष्ट और विनाशकारी थे। पहले पृष्ठ पर एक एकल नोटरीकृत बयान था हैरिसन परिवार ट्रस्ट से। यह स्पष्ट अस्पष्ट कानूनी भाषा में घोषित करता था कि ट्रस्ट का शान फाइनेंशियल एलएलसी या इसके किसी सहायक के साथ कोई वर्तमान निवेश, कोई भविष्य की प्रतिबद्धता और न ही कोई वित्तीय संबंध है। यह एक श्रेणीबद्ध और पूर्ण अस्वीकृति थी। दूसरे पृष्ठ पर एक उच्च गुणवत्ता की प्रति थी जिसे आर्यन ने उन्हें दिया था। वह पत्र जिसमें मेरे ट्रस्ट से $5 मिलियन के निवेश का आश्वासन था। इसके साथ एक पृष्ठ का संक्षेप था जो एक प्रमुख हस्ताक्षर विश्लेषण विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें 100% की निश्चितता से निष्कर्ष निकाला गया कि दविंदर हैरिसन का हस्ताक्षर एक जाली था। तीसरा और अंतिम पृष्ठ सबसे क्रूर था। यह एक पत्र की प्रति थी जो औपचारिक रूप से अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के प्रवर्तन विभाग को संबोधित थी। इसमें शान फाइनेंशियल के धोखाधड़ी से संबंधित दस्तावेजों के उपयोग के लिए एक संघीय जांच का औपचारिक अनुरोध किया गया था। यह भविष्य की कार्रवाई की धमकी नहीं थी, यह एक युद्ध की घोषणा थी जो पहले से ही शुरू हो चुकी थी। मैंने उनके चेहरों को पढ़ा जब उन्होंने पढ़ा। यह एक आकर्षक अध्ययन था। उनके चेहरों पर पहले विनम्र जिज्ञासा का जो प्रारंभिक भाव था वह धीरे धीरे गायब हो गया। उनके भौं चिंतन में सिकुड़ गए। फिर मैंने उनके जबड़ों के धीरे धीरे कसने और उनकी आंखों के संकुचन को देखा। उनके पेशेवर निष्क्रियता के मुखौटे में कोई दरार नहीं आई, लेकिन कमरे का तापमान 20 डिग्री गिर गया। हवा में ठंडी कठोर वास्तविकता का घना रूप था कि उन्हें धोखा दिया गया था। वे केवल एक सौदे को टूटते हुए नहीं देख रहे थे, वे एक अपराध का खुलासा देख रहे थे, एक अपराध जिसमें वे लक्षित पीड़ित थे। अंत में वरिष्ठ साझेदार ने पढ़ना खत्म किया। उन्होंने 3 कागजों की ओर लंबे समय तक देखा, फिर धीरे धीरे अपनी नजर उठाई। उन्होंने मुझे नहीं देखा, उन्होंने श्री दवे को नहीं देखा। उन्होंने आर्यन को देखा जो अब एक भयावह सफेद रंग का था। उसका पूरा शरीर थोड़ी सी कंपकंपी में था। साझेदार का चेहरा पूरी तरह से भावनाहीन था। यह गुस्से की पूर्ण अनुपस्थिति इतनी डरावनी थी। यह एक जज का चेहरा था जिसने पहले ही सजा सुना दी थी। उन्होंने ग्रे फोल्डर बंद किया। फिर एक धीमी और जानबूझकर गति से उन्होंने मेज के केंद्र में रखे आर्यन के चमकदार रंगीन व्यवसाय प्रस्ताव की ओर हाथ बढ़ाया। उन्होंने इसे नहीं खोला, उन्होंने बस अपना हाथ उस पर रखा और इसे मेज के विशाल चमकदार क्षेत्र के पार धकेल दिया, जब तक कि यह सीधे मेरे दामाद के सामने रुक नहीं गया। यह बैठक, व्यक्ति ने कहा, उसकी आवाज शांत थी लेकिन एक निर्णायकता के साथ समाप्त हो चुकी है। मैंने इसे कर दिया। मैंने अपनी बात रखी। मुझे एक और शब्द कहने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने निवेशकों की ओर एक छोटा सा सम्मानजनक सिर झुकाया। श्री दवे, हमने वही किया। हम मुड़े और दरवाजे की ओर बढ़े।
मैंने आर्यन की ओर नहीं देखा। मुझे बर्बादी देखने की जरूरत नहीं थी। मैं इसे अपने पीछे महसूस कर सकता था, झूठों पर बनी एक जिंदगी का विशाल मौन विस्फोट। जैसे ही भारी दरवाजा हमारे पीछे बंद हुआ, उसने अपने कांच की दीवारों में कैद हो गया। मेरे कंधों से 10 वर्षों का बोझ हल्का हो गया। हारने वाले ने जीत हासिल की थी और उसने यह बिना कोई आवाज उठाए किया। हम लंबे खामोश हॉल में चलने लगे। हमारे कदम मोटे गलीचे में समा गए। कॉरिडोर के अंत में विनम्र रिसेप्शनिस्ट ने अपनी स्क्रीन से नजर नहीं उठाई। उसके लिए हम सिर्फ 2 आदमी थे जो एक मीटिंग से बाहर निकल रहे थे। उसे यह नहीं पता था कि उसने एक आदमी की जिंदगी के पूर्ण और संपूर्ण विनाश का गवाह बनकर देखा था। द्विवेदी ने कुछ नहीं कहा। वह एक पेशेवर थे और समझते थे कि यह एक ऐसा क्षण था जिसमें किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं थी। वह बस मेरे बगल में चलते रहे, वॉल स्ट्रीट के सबसे शांत विद्रोह में मेरे साथ एक मूक साथी बनकर। हम लिफ्ट के बटन तक पहुंचे और उसने बटन दबाया। छोटा बत्तीक चमका और हम इंतजार करने लगे। हमारे सामने की दीवार बेहद चमकदार काले संगमरमर की थी, इतनी काली और परावर्तक कि जैसे एक दर्पण, और उसमें मैंने हमारे प्रतिबिंब देखे। द्विवेदी ऊंचे और तेज दिख रहे थे, न्यूयॉर्क के वकील की तस्वीर, और उनके बगल में मैं था। पिछले 10 वर्षों में जब भी मैंने किसी खिड़की या दर्पण में खुद को अनायास देखा, मैंने एक अजनबी को देखा था। मैंने एक रिटायर्ड आदमी, एक विधुर को देखा जो उस दुख के बोझ से झुका हुआ था जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता था। मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जिसकी दुनिया छोटी और शांत हो गई थी, जो उसने खोया था उससे ज्यादा, जिस पर वह अब भी था, परिभाषित होता था। मैंने उस आदमी को देखा जिसे आर्यन ने हारने वाला कहा था। लेकिन जब मैं वहां लिफ्ट का इंतजार कर रहा था, तब मैंने वह नहीं देखा। मैंने एक ऐसे आदमी को देखा जो सीधा खड़ा था, उसके कंधे पीछे थे। मैंने उसकी आंखों में एक शांत संकल्प देखा, उसके जबड़े में एक दृढ़ता जो मुझे बहुत समय से नहीं दिखी थी। पुराना नेवी सूट अब एक पुरातन वस्तु नहीं लग रहा था, ये एक सार्थक आदमी का यूनिफॉर्म लग रहा था, एक ऐसा आदमी जिसे अपनी कीमत को साबित करने के लिए चमकीले लेबल की आवश्यकता नहीं थी। काले संगमरमर में जो प्रतिबिंब था वह उस भूत का नहीं था जो मेरे घर के अकेले कमरों को परेशान करता था। यह वह आदमी था जिसने अपनी पत्नी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होकर कुछ बनाने का सपना देखा था, जो सिर्फ एक नुस्खा और निरंतर मेहनत की क्षमता से बना था। यह वह आदमी था जिसने उसे यह वादा किया था कि वह उनकी बनाई हुई चीजों की रक्षा करेगा। एक हल्की घंटी लिफ्ट के आगमन की घोषणा की। चमकदार स्टील के दरवाजे एक शांत फुसफुसाहट के साथ खुल गए। मैंने आखिरी बार प्रतिबिंब को देखा और पहली बार जब से वह गई थी, मैंने उस आदमी पर मुस्कुराया जिसे मैंने पहचाना। वह हारने वाला नहीं था, वह कुमुद की पति था। द्विवेदी ने मुझे प्रवेश करने का इशारा किया और मैं अंदर चला गया, आर्यन की जिंदगी के अवशेषों को 60वीं मंजिल पर छोड़ते हुए। दरवाजे बंद हो गए और उतराई की शांत गूंज में मैंने एक वादा निभाए जाने की साधारण गहरी शांति महसूस की। दुनिया आगे बढ़ती है, यहां तक कि व्यक्तिगत भूकंप के बाद भी। मीटिंग के बाद के हफ्तों में मेरी जिंदगी में एक शांति भरा रूटीन वापस आ गया। मैंने अपने बाग की देखभाल की, पुराने दोस्तों के साथ कॉफी पी और सुबह की धूप में अखबार पढ़ा जो मेरी रसोई की खिड़की से आती थी। मैंने आर्यन या जेसिका के बारे में कोई समाचार नहीं देखा। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैंने जाना कि उस बोर्डरूम में हमने जो सच के बीज बोए थे वे अपने समय में और अपने तरीके से बढ़ेंगे। परिणाम मुझे पता था, अपरिहार्य थे। लगभग 1 महीने बाद मैं अपने टैबलेट पर न्यूयॉर्क टाइम्स के व्यवसाय खंड को स्क्रॉल कर रहा था, जैसे मैं हर सुबह करता था। और वहीं था, पृष्ठ के नीचे एक छोटा शीर्षक जो चौंकाने वाला और पूरी तरह से अपेक्षित दोनों लग रहा था। शान फाइनेंशियल विफल वित्तीय दौर के बाद ढहता है, सीईओ संघीय जांच के तहत। मैंने लिंक पर क्लिक किया। लेख छोटा, चिकित्सीय और क्रूर था। इसमें एक बार के आशाजनक फिनटेक स्टार्टअप के अचानक और पूर्ण विस्फोट का विवरण था। इसमें ऑकफील्ड कैपिटल के एक गुमनाम स्रोत को उद्धृत किया गया था
जिसने कहा कि वित्तीय गलत बयानी के गंभीर और विश्वसनीय आरोपों की जानकारी उनकी ओर आई थी, जिसके परिणामस्वरूप निवेश सौदे की तुरंत समाप्ति हुई। लेख में आगे पुष्टि की गई कि प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने मार्क स्टर्लिंग के खिलाफ संभावित प्रतिभूति धोखाधड़ी के लिए औपचारिक जांच शुरू की थी। इसमें यह भी उल्लेख किया गया कि उन्हें आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ सकता है। लेख के अंत में एक रियल एस्टेट ब्लॉग का लिंक था। इसमें त्रिबेका में एक लग्जरी पेंटहाउस की हालिया संकट बिक्री का विवरण था, जो मार्क और जेसिका को इतना गर्व था। ब्लॉग ने उल्लेख किया कि युगल रिपोर्टेडली एक छोटे 2 बेडरूम के किराए के अपार्टमेंट में चले गए थे, जो ब्रुकलिन के कम फैशनेबल हिस्से में था। मैंने शब्दों को पढ़ा और मुझे कोई विजय की लहर महसूस नहीं हुई। कोई विजयी संतोष नहीं था, कोई मैंने कहा था कि भावना नहीं थी। मुझे गहरी उदासी महसूस हो रही थी। मैंने जेसिका, अपनी बेटी, को एक छोटे से अनजान अपार्टमेंट में देखा। चारों ओर बक्से बिखरे हुए थे। उसका पूरा जगत टूटकर बिखर गया था। उसने एक भयानक सौदा किया था, अपनी इज्जत को एक जीवन शैली के लिए बेचकर, और अब वह दोनों खो चुकी थी। यह उसकी अपनी बनाई हुई त्रासदी थी, लेकिन फिर भी एक त्रासदी थी। यह कि बदला नहीं था। बदला एक गर्म, क्रोधित और अंततः खाली भावना है। ये कुछ और था। ये बस संतुलन था, एक पाठ्य सुधार। ये झूठ पर बनी जिंदगी का आवश्यक और अनिवार्य परिणाम था। ये ऐसा था जैसे एक खतरनाक झुकी हुई पेड़ आखिरकार एक तूफान में गिर गई हो। गिरने की आवाज विनाशकारी और दुखद थी, लेकिन आप जानते थे कि अब जंगल सुरक्षित और स्वस्थ है। मैंने उनकी बर्बादी की कामना नहीं की थी। मैंने केवल अपनी पत्नी की विरासत की रक्षा की कोशिश की थी। उनकी बर्बादी केवल उनके अपने चुनावों की कीमत थी। मैंने टैबलेट बंद कर दिया। उनकी गिरावट की कहानी एक काली स्क्रीन में सिमट गई। मैंने खिड़की से बाहर देखा, अपने बगीचे में, जहां मौसम की पहली टमाटर लताएं पकने लगी थीं, लाल, ईमानदार और असली। यह एक दुखद लेकिन आवश्यक न्याय था, और यह आखिरकार खत्म हो गया था। फोन रविवार की दोपहर आया। मैं बगीचे में टमाटर की लताओं को बांध रहा था, जो फलों से भरी हुई थीं। मेरे हाथों में मिट्टी और हरी लताओं की खुशबू थी, एक ऐसी खुशबू जो हमेशा मुझे कुमुद के साथ बिताए शुरुआती दिनों की याद दिलाती थी। यह एक शांत, ईमानदार खुशबू थी। फोन ने मेरी जेब में बज़ किया, और जब मैंने स्क्रीन पर जेसिका का नाम देखा तो मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, कोई चिंता नहीं, बस एक शांत तत्परता थी। मुझे पता था कि यह कॉल आएगी, और मुझे पता था कि मुझे क्या कहना है। मैंने अपने हाथों को जीन्स पर पोंछा और रिसीव किया। एक लंबे पल तक दूसरी तरफ केवल उसकी सांसों की आवाज थी, हल्की और उखड़ी हुई। फिर एक कंठ से उठी हुई सिसकारी, पापा। उसकी आवाज उस आत्मविश्वास से रहित हो गई थी जो पहले थी। यह छोटी, टूटी हुई थी। मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ सुना, उसे वह स्थान दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। मैं नए अपार्टमेंट में हूं, उसने शब्दों को रोते हुए कहा। यह बहुत छोटा है। मैं दीवारों के माध्यम से पड़ोसियों की आवाज सुन सकती हूं। सारे दोस्त अब फोन नहीं करते। पार्टियां खत्म हो गई हैं। सब कुछ चला गया पापा, उसने एक हिचकी लेते हुए कहा। और मुझे एहसास हुआ कि यह कभी असली नहीं था। इनमें से कुछ भी नहीं। यह सिर्फ एक बड़ा सुंदर खाली घर था, और मैं भी उसी तरह खाली थी। मैंने उसे सुनना जारी रखा, उसे एक छोटे से खाली कमरे में कल्पना करते हुए। उसके जीवन का भ्रम 1,00,000 टुकड़ों में टूट गया। मेरे भीतर एक हिस्सा था, पिता का हिस्सा, जो वहां जाकर उसे सांत्वना देना चाहता था, उसका किराया चुकाना चाहता था, और बताना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह पुराना मैं था, वह आदमी जिसने पहले इस आपदा को बढ़ावा दिया था। अब मुझे समझ में आया कि प्यार हमेशा चीजों को आसान बनाने के बारे में नहीं होता। कभी कभी प्यार का मतलब चीजों को कठिन होने देना होता है। मुझे माफ करना पापा, उसने अंततः फुसफुसाते हुए कहा, जैसे ये शब्द उसके गहरे हिस्से से खींचे गए हों। मैंने उसे सहन किया। मैंने पैसे को, जीवन शैली को सहन किया। मैंने इसे मुझे अंधा कर दिया। मैंने वहां खड़े होकर तुम्हारा अपमान होते हुए देखा, और मैंने कुछ नहीं किया। मैंने अपने पिता के मुकाबले चीजों को चुना। इसका कोई बहाना नहीं है। ये गलत था।
मैं गलत थी। ये पहली बार था जब मैंने एक सच्चा माफी सुनी थी और मैंने इसे स्वीकार किया। जब उसकी आंसू थम गए और चुप्पी छा गई, मैंने अंततः बोला, मेरी आवाज कोमल थी, लेकिन यह माफी की आवाज नहीं थी। यह एक शिक्षक की, एक मार्गदर्शक की आवाज थी। मैं तुम्हें सुनता हूं, जेसिका, मैंने धीरे से कहा। मैं सुनता हूं कि तुम दर्द में हो और इसके लिए मुझे खेद है। मैंने एक सांस ली, मजबूत हरी टमाटर की लताओं को देखते हुए, जिनकी जड़ें ईमानदार मिट्टी में गहरी थीं। जिस दुनिया में तुम रह रही थी, वह सफलता नहीं थी, ये बस शोर था। तुम्हारी मां और मैंने दो सरल चीजों पर एक जीवन और एक संपत्ति बनाई थी, ईमानदारी और मेहनत। यही उसकी विरासत है। यही एकमात्र असली चीज है जो मेरे पास तुम्हें देने के लिए है। पैसे नहीं, बल्कि वही मूल्य जो इसे बनाते हैं। मैं उसकी शांत सांसें दूसरी तरफ सुन सकता था, इंतजार करते हुए। मैं तुमसे प्यार करता हूं जेसिका। तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इसे ठीक नहीं कर सकता। अब तुम्हें खुद के लिए कुछ बनाना होगा, कुछ असली। मैंने अपनी अगली बातों को बहुत ध्यान से चुनते हुए एक क्षण रुक गया। तुम्हारी मां की विरासत ईमानदारी और मेहनत के बारे में है। जब तुम इन मूल्यों के अनुसार जीने के लिए तैयार हो, जब तुम इन पर आधारित जीवन बनाना शुरू करोगी, तब तुम मुझे फिर से कॉल करो और हम तब बात कर सकते हैं। मैंने उसके चेहरे पर दरवाजा नहीं बंद किया, लेकिन मैंने उसके लिए इसे खोला भी नहीं। मैंने उसकी हाथ में चाबी रख दी। अब यह उस पर निर्भर था कि वह उसे मोड़ने का साहस ढूंढे। मेरी ओर लौटने का रास्ता हमारे परिवार की ओर माफी के माध्यम से नहीं था, यह उसकी आत्मा में बदलाव के माध्यम से था। ठीक है पापा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। ठीक है, मैं समझ गई। हमने अलविदा कहा और मैंने कॉल खत्म कर दिया। मैं वहां लंबे समय तक गर्म दोपहर की धूप में खड़ा रहा। चारों ओर बाग की खुशबू थी। एक निर्भरता पर आधारित रिश्ता टूट गया था, लेकिन शायद, बस शायद, आपसी सम्मान की मजबूत नींव पर एक नया रिश्ता विकसित होने का मौका पा गया था। 6 महीने बाद मैं एक बोर्डरूम या वकील के दफ्तर में नहीं था। मैं शहर के उस हिस्से में एक पुरानी हाई स्कूल जिम्नेजियम के घिसे पिटे लकड़ी के मंच पर खड़ा था, जिसे पैसे और प्रभाव ने लंबे समय तक भुला दिया था। उस कमरे में महंगे कपड़ों में निवेशक नहीं थे, बल्कि उज्ज्वल, उत्सुक और आशावादी युवा चेहरों की भरमार थी। हवा में चॉक पाउडर और पुरानी वार्निश की महक थी, जो मेरे लिए किसी भी फैंसी रेस्तरां से कहीं ज्यादा घर जैसी महसूस होती थी। मैं छात्रों की ओर देखा और मुस्कुराया, एक सच्ची मुस्कान जो मेरी आंखों तक पहुंची। मैंने कहा, मेरी पत्नी कुमुद का एक सपना था। मेरी आवाज स्पष्ट और स्थिर थी। यह एक व्यापार योजना या बैंक लोन से शुरू नहीं हुआ। यह हमारे गैरेज में शुरू हुआ, एक बाग से लिए गए टमाटरों के एक बक्से और उसकी दादी की पुरानी रेसिपी बुक के साथ। लोगों ने हमें मूर्ख कहा, लेकिन हमने मेहनत के मूल्य और वास्तविक कुछ बनाने की अच्छाई पर विश्वास किया। मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, रातों की मेहनत और सुबह की जल्दी, असफलताओं और छोटे छोटे सफलताओं की सच्ची कहानी। और फिर मैंने उन्हें बताया कि मैं वहां क्यों था। आज, मैंने कहा, मेरी आवाज गर्व से भरी थी, जो वर्षों में मैंने महसूस नहीं की थी। हम कुमुद की आत्मा के सम्मान में हैरिसन परिवार ट्रस्ट की स्थापना कर रहे हैं। ये स्कूल के किसी भी स्नातक के लिए 4 साल की पूरी तरह से वित्त पोषित छात्रवृत्ति है, जो अपने स्वयं के सपने को साकार करना चाहता है। जिम्नेजियम में उत्साहित फुसफुसाहटों की लहर फैल गई। जब मैंने उनके चेहरों को संभावनाओं से जगमगाते देखा, तो मुझे आखिरकार समझ में आया। मैंने कुमुद की विरासत को उसकी दौलत को तिजोरी में बंद करके नहीं, बल्कि उसे मुक्त करके अगली पीढ़ी के दिमागों में नई उम्मीदों के बीज बोकर सुरक्षित किया था। मैंने खुद को फिर से पाया। मैं एक विधुर नहीं था जो नुकसान से परिभाषित होता था, या एक अमीर आदमी जो एक संख्या से परिभाषित होता था। मैं एक शिक्षक था। मैं एक निर्माणकर्ता था। मैं कुमुद का पति था और मेरा काम अभी शुरू हुआ था। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत धन से नहीं,
बल्कि शांत गरिमा और आत्मसम्मान से मापी जाती है। जब अपमान का सामना होता है, विशेषकर परिवार से, सबसे शक्तिशाली कार्य जोरदार टकराव नहीं होता, बल्कि अवमूल्यन को ठुकराने का शांत निर्णय होता है। दविंदर ने प्रतिशोध की खोज नहीं की। उसने बस झूठ की नींव से अपना समर्थन हटा लिया, उन लोगों को वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया जिन्होंने उसे हल्के में लिया। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी मूल्य इनहेरेंट है, दूसरों द्वारा नहीं दिया गया। सबसे गहरे पाठ क्रोध से नहीं, बल्कि सत्य की शांत और अडिग शक्ति से सिखाए जाते हैं। हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं, क्या आपको कभी शांति बनाए रखने और सम्मान मांगने के बीच चयन करना पड़ा है?